Hello and welcome once again. Today I am going to start a fresh subject, a new subject in the series of subjects for Judicial Services Exam Coaching. Okay, and the subject we are going to start today is Criminal Procedure Code 1973. जी हाँ, आज हम CRPC स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लंबे समय से स्टूडेंट ये डिमांड करते आ रहे थे, खास करके बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी फ्रॉम जीरो लेवल, फ्रॉम बेस लेवल इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। तो हम इसको बिल्कुल बेस लेवल से आज लेकर चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय इट और आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये पूरा सब्जेक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर? मैं अब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझिए सीआरपीसी चीज क्या है। As the name suggests, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैं लिखकर समझाऊंगा तो शायद मैं बेटर समझा पाऊंगा आप लोगों को। लीजिए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं एंड हियर कम्स माय स्क्रीन। ओके, सो दिस माय स्क्रीन। हाँ, गिव मी 1 मिनट। एक मिनट, खोल रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट को। सो दिस द डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेरेट आप लोगों के सामने है। ठीक है जी। अब मैं एक एक वर्ड को समझाता जाऊंगा आपको। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसके नेम के बारे में। ठीक है, उसको मैं डेप्थ में समझाऊंगा आपको। समझिए कितने शब्दों के मिलन से बना है ये। सबसे पहले कोड, इट्स अ कोड ऑफ क्रिमिनल, और फिर वर्ड आता है प्रोसीजर। 1973 तो सिंपल है, जब इसकी इनेक्टमेंट हुई है, जब इसकी इनेक्टमेंट हुई है, जब लेजिस्लेचर ने इसको पास किया, वो साल था 1973। इसलिए हम वर्ड्स यूज करते हैं क्या, 1973 एंड में, जो हमें ये बताए किस साल का ये एक्ट है। क्लियर? तो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर अगली चीज आती है प्रोसीजर। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो समझाता हूं। देखिए, दो प्रकार के लॉज होते हैं, और वो कौन कौन से लॉज होते हैं। लॉज आर सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर। तो जो हमारा ये लॉ है, ये कौन सा लॉ है, ये प्रोसीजर है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सब्सटेंटिव लॉ एंड अ प्रोसीजर लॉ। एक सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में फर्क क्या है। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो डिटरमिन करता है आपके राइट्स, आपके अधिकार और आपकी लायबिलिटीज। आपके राइट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कौन बताएगा, सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ क्या बताएगा, वो ले डाउन करेगा प्रोसीजर, वो प्रोसीजर को सेट करेगा कि ये प्रोसीजर है। किस चीज का प्रोसीजर ले डाउन करेगा, एनफोर्समेंट का। एनफोर्समेंट दोनों चीजों की हो सकती है, एनफोर्समेंट दोनों चीजों की हो सकती है। कौन सी दो चीजें, राइट्स एंड लायबिलिटीज। राइट्स और लायबिलिटीज की एनफोर्समेंट के प्रोसीजर को सेट करता है, ले डाउन करता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या है। प्रोसीजर लॉ बताता है कि आपके वो अधिकार आप अवेल कैसे कर सकते हैं। क्लियर? अब लॉ को हम दो तरह से बांट कर चलते हैं, सिविल एंड प्रोसीजर, सिविल एंड क्रिमिनल, सॉरी, सिविल एंड, यहीं पे लिखता हूं मैं। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल, दो तरह के लॉज होते हैं। ठीक है, लॉ चीज क्या है पहले तो समझिए। लॉ क्या है, जो इंसान की प्रवृत्ति है। ठीक है, जो चीज सही रास्ते से नहीं मिलती वो उसे गलत रास्ते से पा लेना चाहता है।
तो इसलिए रॉन्ग्स कमिट होते हैं। तो जो सिविल रॉन्ग्स से डील करे वो होता है सिविल लॉ, और जो क्रिमिनल रॉन्ग्स से डील करे वो होता है क्रिमिनल लॉ। मगर ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, जब हम ये समझ लेंगे कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या फर्क है। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है उसे हम क्राइम भी कहते हैं, और क्राइम हमेशा ही अगेंस्ट स्टेट होता है। इसीलिए इसमें रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलती है। जबकि जो सिविल रॉन्ग होता है इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती, इसमें कॉम्पनसेशन मिलता है, इसमें डैमेजेस मिलते हैं जो नुकसान हुआ है। और सिविल रॉन्ग जो है वो अगेंस्ट स्टेट नहीं होता, क्राइम जो है वो अगेंस्ट स्टेट या अगेंस्ट पब्लिक होता है। तो इसीलिए क्राइम को हम पब्लिक रॉन्ग भी कहते हैं, पब्लिक रॉन्ग्स भी कहते हैं। लेकिन सिविल रॉन्ग पहले तो ये प्राइवेट रॉन्ग होता है, फिर ये अगेंस्ट स्टेट नहीं होता, अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, अगेंस्ट पर्सन और अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकता है, बट नॉट अगेंस्ट होल सोसाइटी। क्लियर? तो ये अगेंस्ट पब्लिक नहीं है। तो इसी कारण से एक और रूल अप्लाई हो जाता है कि जो सिविल रॉन्ग है वहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है, वो है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? राइट टू इंटरवीन, यानी कि इंटरफियर करने का अधिकार। ठीक है, इंटरफियर कर सकते हैं कोई। ठीक है जी, राइट टू इंटरवीन। ठीक है, तो अब गलत हुआ एक्स के साथ, क्या उसके पड़ोसी केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्राइम के केस में लोकस स्टैंडाई का रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जहां पर क्राइम होगा देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई, नो रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। इसका क्या मतलब है, दोबारा समझाता हूं मैं, तभी समझ में आएगा। बीच में एक वर्ड मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था इसमें। देखो ये लोकस स्टैंडाई, जब आप कोर्ट में एक केस फाइल करते हो, तो कोर्ट यानी कि जज आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई, व्हाट इज योर राइट टू इंटरफेयर, कि एक्स ने पैसे उधार लिए, वाई से लिए और देने से मुकर गया। पैसे किसने मार लिए? एक्स ने। किसके पैसे मार लिए? वाई के। मगर एक्स पर केस कौन कर रहा है? जेड। भैया जेड कैसे केस कर देगा एक्स पर, जिसका पैसा मारा है? देखो एक्स ने पैसा उधार लिया वाई से, और वाई को पैसे वापस करने थे, इसने नहीं किए। तो एक तरह से वाई का पैसा किसके पास रह गया? एक्स के पास। नुकसान हुआ वाई का, फायदा हुआ एक्स का। तो केस वाई कर सकता है, जेड केस नहीं कर सकता। जेड हैज नो लोकस स्टैंडाई। जब जेड केस करेगा, थर्ड पार्टी केस करेगी, तो कोर्ट ने सबसे पहले जेड से व्हाट इज योर लोकस, कि आप क्यों केस कर रहे हैं, पैसा वाई का गया। समझ में आया? जबकि क्राइम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए ने हेलो। हाँ जी बोलिए। सर प्लीज जो बाकी पार्टिसिपेंट से प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो ऑन ऑफ कर दे अपना, एक्चुअली ऑन था पहले वो। मैं सबको म्यूट कर दूं? माइक मैं बाकी सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप म्यूट हो गया, अब हो गया यस, परफेक्ट सर। ठीक है जी। अब देखिए, ए ने एक नाइफ लिया,
उस नाइफ से, चाकू से स्टैब किया यानी हिट किया बी को पेट में, ठीक है। तो ए ने चाकू मारा बी को, ठीक है, और बी की डेथ हो गई, बी डाइड, ठीक है। और इसको देख रहे थे सी, डी, ई और एफ। सी, डी, ई, एफ ने अपने आंखों से देखा ए ने चाकू मारा बी को, क्लियर। और सी ने क्या किया, ये पुलिस के पास चला गया, क्लियर। और डी, ई, एफ ये सब क्या बन गए, ये भी विटनेसेस बन गए, इसको आई विटनेस कहते हैं। इन्होंने आंखों से गुनाह होते हुए देखा है। अब पुलिस को बार बार प्रेशराइज कर रहा है सी कि आपने मेरी इंफॉर्मेशन पर अभी तक एक्ट क्यों नहीं किया, एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लियर। तो क्या कोई सी को, डी को, ई को, एफ को ये पूछ सकता है, भैया चाकू मारा ए ने, मर गया बी, तुम्हें क्या लेना देना, जाओ तुम अपने घर? नो, ये क्राइम हुआ है। ये एक बी के साथ गलत नहीं हुआ, ये पूरे समाज के साथ, ये सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। कल को कोई भी रास्ते में अकेला जाता हुआ डरेगा, कल को उसको भी चाकू मारा जा सकता है। किसी को लूट लिया लुटेरों ने, सभी डर गए, एक राह चलती लड़की को छेड़ दिया किसी ने, तो हर भाई, हर बाप अपने घर की बच्ची को अकेले कहीं भेजते हुए डरेगा। तो ये क्राइम है। यहाँ कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, क्रिमिनल लॉ मशीनरी को एक्शन में लेके आ सकता है। पर जहां सिविल रॉन्ग है, जहां पर सिविल रॉन्ग है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, शादी हुई, आर और एस की शादी हो गई। आर जो है वो है हस्बैंड और एस जो है वो है वाइफ, और एस जो वाइफ है वो आर को छोड़कर चली गई। तो किसके साथ गलत हुआ? आर के साथ गलत हुआ। अब हिंदू, दोनों हिंदू थे, अब हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है 1955 कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्जुगल राइट्स होते हैं। कॉन्जुगल राइट्स का क्या मतलब है? साथ में रहने का अधिकार, साथ में रहने का अधिकार। तो किसके राइट्स की वॉलेशन हुई? हस्बैंड के राइट्स की वॉलेशन किसने किया? वाइफ ने। तो ये हस्बैंड जो है, ये आरसीआर का केस, आरसीआर का केस क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस लगा सकता है। कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 समझ में आया? यानी रिस्टोर किया जाए। क्या किया जाए? कॉन्जुगल राइट्स, साथ रहने के राइट्स को रिस्टोर बैक किया जाए और पहले की तरह मियां बीवी दोनों साथ में रहना शुरू करें। इसके लिए कौन केस कर सकता है? हस्बैंड। पर क्या उनका पड़ोसी जेड केस कर सकता है? आंसर इज नो, सिविल केस है। वाइफ पति से अलग रह रही है, हस्बैंड खुश, वाइफ खुश, तो क्या कोई थर्ड पार्टी मजबूर कर सकता है कि दोनों साथ में रहे? आंसर इज नो, ये सिविल है। समझ में आया? लेकिन हस्बैंड ने पीट पीट के वाइफ को जान से ही मार दिया, अब कोई भी कोर्ट केस में कर सकता है। क्यों? ये बन गया क्राइम, ये एक गुनाह है। समझ में आ गया? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लार्जली क्रिमिनल है। ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला लार्जली, मैंने बोला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लार्जली क्रिमिनल है। क्या ये लार्जली वर्ड को कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई बताना चाहेगा? आर देयर सम सिविल एस्पेक्ट्स आल्सो इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? यस देयर आर। जैसे कि एक चैप्टर है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस का, ये सेक्शन 125 से 128 है, जहां पर कुछ सिविल रेमेडीज की भी बात हो रही है। ठीक है, कि हस्बैंड से पैसे भरण पोषण का अधिकार यानी मेंटेनेंस का खर्चा लेने का राइट क्रिएट हो रहा है। किसका? वाइफ का और चाइल्ड का और पेरेंट्स का। हर आदमी को अपने बीवी, बच्चे और माँ बाप का भरण पोषण करना होगा, उन्हें खाना खिलाना होगा, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं,
जो उनकी कंडीशन ऑफ लाइफ है उसके हिसाब से उनको मेंटेन करना होगा। क्लियर। और दूसरा, हमारा जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सब जानते हैं कि ये एक प्रोसीजर लॉ है, मगर इसके भी कुछ सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे कि एक तो यही हो गया, ठीक है, जैसे कि मेंटेनेंस सेक्शन 125 राइट्स को क्रिएट कर रहा है, और जब भी राइट्स क्रिएट होते हैं यानी कि वो सब्सटेंटिव बन जाता है। फिर एक और चैप्टर है, चैप्टर 5, अरेस्ट, ठीक है, राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। जो अरेस्टेड पर्सन है उसके कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है जी, तो वो भी क्रिएट होते हैं चैप्टर 5 से ऑफ सीआरपीसी, तो वो भी बन गया सब्सटेंटिव एस्पेक्ट। फिर एक और भी राइट है, जैसे बेल, बेल जमानत पर बाहर आना, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। जो बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर बेल यू कैन क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। ये राइट क्रिएट किया किसने? सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी ने। समझ में आया? दो तरह के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अपने अगले सेशन मैंने आपको समझाना भी है। क्लियर? तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये जो वर्ड्स हैं हमारे बेयर एक्ट के, ठीक है, ये देखिए यहां से दिखाता हूं। मैंने पहले आपको समझाया 1970, फिर बताया ये प्रोसीजर लॉ है, अब मैं बता रहा हूँ क्राइम वर्ड का मतलब, ठीक है जी। क्राइम के बाद मैं आपको ऑफेंस समझाऊंगा क्या होता है। क्राइम आपको समझ में आ गया कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दो अलग चीजें हैं, और क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी है, वो रॉन्ग अगेंस्ट पब्लिक है, रॉन्ग अगेंस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए कोई भी केस कर सकता है, पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? तो सीआरपीसी बेसिकली क्रिमिनल केसेस से डील करता है। अब हम अगली चीज यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे कोड क्या है। अब समझिए व्हाट एग्जैक्टली इज कोड। और मैं एक चीज बताना याद कर आ रहा है, मुझे बताना चाहिए कि मैंने बोला सीआरपीसी बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ को हम एडजेक्टिव लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव लॉ। जैसे एडजेक्टिव हमेशा ही या नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, ठीक है, और उनकी किसी विशेषता को समझाता है, क्लियर कर देता है। उसी तरह सब्सटेंटिव लॉ के साथ लगता है प्रोसीजर लॉ। इसी कारण से एडजेक्टिव वर्ड यूज कर देते हैं कि ऑल प्रोसीजर लॉज आर एडजेक्टिव लॉज। क्लियर? और इस कोड बाद में बताऊंगा, पहले इसी को और समझा दूं मैं जरा, कि अब जैसे सिविल में अगर हम एग्जांपल लें तो दो तरह के लॉज है सिविल में, सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। प्रोसीजर सब्सटेंटिव में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे अभी मैंने नाम बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, दैट इज आईपीसी क्रिमिनल है। क्लियर? फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। फिर आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। समझ में आया? जितने इस तरह के लॉज हैं जो कि पैसे से डील कर रहे हैं, सिविल राइट से डील कर रहे हैं, वो सब सिविल है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ, सिविल में प्रोसीजर कौन सा हो जाएगा? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, 1908। इवन की लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन भी एक प्रोसीजरल लॉ है, सिविल इन नेचर है। क्लियर? और अब बात करते हैं हम क्रिमिनल की, क्रिमिनल की, क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ भी दो तरह के, कौन कौन से? सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। सब्सटेंटिव और प्रोसीजर, वेट, ठीक है जी।
सब्सटैंटिव में क्रिमिनल लॉ में सबसे मेन तो आता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन पिनल PENAL, इंडियन पिनल कोड 1860। फिर आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, टाडा, पोटा, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ऐसे बहुत है। ये बताते हैं क्या क्या चीजें गुनाह है, जैसे एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, जो ड्रग्स से डील करता है, ठीक है। तो ये सब बताते हैं कि ये चीजें गुनाह है और इसके लिए ये सजा मिलनी चाहिए। अब इन सब का प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। एक चीज गलत है या नहीं है, ऑफेंस है या नहीं है, कौन बताएगा? सब्सटैंटिव लॉ। और फिर सजा तक कौन पहुंचाएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और एक ऐसा लॉ है जो कि प्रोसीजरल तो है लेकिन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल है, वो कौन सा है? वो प्रोसीजरल लॉ जो कि सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी दोनों में आता है, वो सिविल लॉ में भी आता है। लिमिटेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है वो प्रोसीजरल लॉ। और आगे चलते हैं। अब मैं बताऊंगा जो पहला अल्फाज है कोड क्या चीज है। हम इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, ठीक है जी, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं, पर हम सीपीसी को, सीआरपीसी और आईपीसी को क्या बोलते हैं? कोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड? एक्ट क्या है, कोड क्या है, समझिए। जब कई एग्जिस्टिंग लॉज, एक ही प्रकार के कई एग्जिस्टिंग लॉज को इकट्ठा करके एक सेट में सिस्टमैटिकली डाल दिया जाए, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको अमेंड करके, रिपील करके, ठीक है, पुराने लॉज को खत्म करके एक ही जगह सबको इकट्ठा किया जा रहा है, एक तरह के लॉज को, तो वो कोडिफिकेशन हो रही है। लेकिन एक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर चीज को लेकर अगर लेजिस्लेशन हो रही है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्ट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब सिविल केस, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकला हो कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक ने कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से निकला हो, या पार्टनरशिप में से निकला हो, या हिंदू मैरिज एक्ट में से निकला हो, ठीक है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट से, कहीं से भी निकला हो, ठीक है, ये सभी सिविल है ना। तो कौन सा एक प्रोसीजर लॉ लगेगा? सिविल प्रोसीजर। समझ में आया? तो कोड जो है वो कई चीजों को मिलाकर एक करने की बात होती है। तो सबसे पहले, जैसे कि 80 पहले तो कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारत में था ही नहीं। फिर एक ऐसा लॉ बना जो कि पूरे भारत पर एप्लीकेबल था और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, और वो था 1888 का एक्ट। फिर इसके बाद इसमें कुछ बड़ी चेंजेस आए करते, ठीक है, और फाइनली फिर 1973 का एक्ट बना। अभी मैं आपको एक स्पेशल सेशन लगाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें इस चीज को बताऊंगा कि फिर 1898 में क्या हुआ, 1898 में क्या हुआ और क्यों हुआ, फिर क्या क्या वो मेन बातें थी जिसको दिमाग में रखकर बनाया गया 1973 एक्ट, इसी खास बातें क्या थी और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लेके आने का। क्लियर? तो अभी मैंने नेम समझाया है, अब मैं एक और बड़ी अहम चीज आपको समझाऊंगा सीआरपीसी के नेम क्लॉज से ही रिलेटेड। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से पहले बताना चाहूंगा कि इसमें भी बाकी सब लॉज की तरह पहले है प्रीएम्बल। ऑल गुड लॉज हैव अ प्रीएम्बल। तो उसी तरह से सीआरपीसी का भी एक प्रीएम्बल है, छोटा है, मात्र 2 लाइनों का है, और ये आपके सामने है। दिस इज प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल है। क्लियर? देखिए प्रीएम्बल क्या कहता है।
एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अब ये पहला वर्ड हमारे पास आ गया है और वर्ड क्या है? कंसोलिडेट। व्हाट इज कंसोलिडेशन? एक सेट में सिस्टमेटिकली डालना, इकट्ठा करना, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। एंड अमेंड, जहां जहां फॉल्टी लॉज हैं उनको अमेंड करके नया लॉ बनाया जा रहा है। द लॉ रेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर be it enacted by parliament in the 24th year of the Republic of India as follows। यानी भारत देश के रिपब्लिक बनने के बाद 24 साल पूरे हुए हैं तब ये आया है। क्लियर? फिर सबसे पहला जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 1, वो बात करता है 3 चीजों के बारे में, इसका टाइटल, इसका एक्सटेंट और इसका कमेंसमेंट। ठीक है जी। पहली बात, इसका नाम क्या रखा जाएगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970। ये नेम क्लॉज कहते हैं हम इसको। ठीक है जी, दिस कॉल्ड द नेम क्लॉज। फिर आता है इसकी एप्लीकेशन, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया, यूटी हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस कारण से नाउ इट इज एप्लीकेबल टू बोथ रेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं। फिर कुछ एक्सेप्शंस दी हुई है। कैसे? provided that the provisions of this code other than those relating to chapter 8, 10, 11 thereof shall not apply to। नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज पर ये अप्लाई नहीं करेगा, वहां के लोकल कस्टम्स को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, यानी कि कहाँ की? नागालैंड वाली और ट्राइबल एरियाज, मे बाय नोटिफाई करना होगा। apply such provisions for any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसीजर लॉ है, इस कारण से ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के आइटम्स पर, हाँ जी, यूनियन लिस्ट के आइटम्स पर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है लिस्ट। स्टेट लिस्ट के आइटम्स पर लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। ओके। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसका आइडिया हमें ऑस्ट्रेलिया से आया था। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उन पर अगर कोई लेजिस्लेशन होना है, कोई लॉ बनाना है, तो वो कौन करेगा? इसका आंसर है बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। लेकिन अगर इन दोनों में टाई हो गई तो गवर्नमेंट ऑफिस जाएगा, सेंटर में जाएगी फाइल, फिर वो जो चाहेंगे वो फाइल। समझ में आया? यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी सेंटर, स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट में कौन आ जाएगा? विधानसभा, विधान परिषद। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा? बोथ कैन मेक लॉ, सेंटर एंड स्टेट। लेकिन अगर टाई हो गया, एक दूसरे उल्टे लॉ, तो किसकी मानी जाएगी? सेंटर की। आइडिया कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का आइडिया भी हमें ऑस्ट्रेलिया से ही आया हुआ है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301 to 307 बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसका भी आइडिया कहां से आया? वहां से आया। एक और खास बात बताऊंगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से सेंटर भी इसमें चेंजेस कर सकता है और स्टेट भी। ठीक है, तो कई स्टेट ने बड़ी बड़ी मॉडिफिकेशंस करके अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफरेंटली अप्लाई किया हुआ है अपनी स्टेट के अंदर। अब मैं इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके प्रियम्बल की, प्रियम्बल ऑफ सीआरपीसी, और फिर उसके बाद सबसे पहले आएगा प्रियम्बल ऑफ सीआरपीसी, फिर आएगा बॉडी ऑफ सीआरपीसी, इस पूरे लॉ की बॉडी क्या है, फिर आएंगे इसके क्या स्केड्यूल्स, 2 स्केड्यूल्स। और 2 स्केड्यूल्स जो है
वो क्या क्या है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। और जो शेड्यूल 1 है उसमें दो चीजें हैं, टेबल 1 और टेबल 2। ठीक है जी। अब मैं इसको स्केड्यूल्स को दूसरे तरीके से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए 484 सेक्शंस हैं, बीच में कुछ एडिशंस हैं जो एबीसी लगाकर दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया इसके फॉर्म्स, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आ गया? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, और इसके अंदर आ गए दो टेबल्स, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में आ गए आईपीसी के ऑफेंसेस और टेबल 2 में आ गए अदर ऑफेंसेस, और सारे फॉर्म्स आते हैं सेकंड शेड्यूल में। ये देखिए जो अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में आ गए आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में 3 सवालों के जवाब देंगे। पहला कि वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या नॉन बेलेबल। दूसरा, वो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तीसरा, ट्राइड बाय हूम, ट्राइड बाय। टेबल 2 में आईपीसी के अलावा जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अदर देन दोज इन आईपीसी, आईपीसी से बाहर के जो ऑफेंसेस हैं उनकी भी वही तीन चीजें होती है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, और ट्राइड बाय होम। कोर्ट कौन सी लगेगी, यानी किस लेवल की कोर्ट में केस चलेगा, ट्राइड बाय होम। क्लियर? अब मैं अपने अगले सेशन में आपको ये भी समझाऊंगा कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या फर्क है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या फर्क है, और कितनी प्रकार की कोर्ट्स होती हैं। क्लियर? अभी मैं एक बार बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। क्लियर? फिर आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल आईपीसी के अलावा भी तो कई क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज हैं, जैसे अभी मैंने बताया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, इस प्रकार के बहुत से एससी एसटी एक्ट, वो भी एक क्रिमिनल लॉ है, वो बताता है कि ये क्राइम है उत्पीड़न करना। समझ में आया? मगर सजा कितनी, सजा जो है वो कैसे मिलेगी, कौन से लॉज लगेंगे, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, ट्राइबल बाय विच कोर्ट, कैसे पता चलेगा, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, टेबल 2। तो शेड्यूल 1 के दोनों टेबल समझ में आ गए। फिर आता है शेड्यूल 2 जिसमें क्या दिया गया है, फॉर्म्स। ये देखिए यहां से, ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल, उसमें 2 टेबल्स हो गए, और सेकंड शेड्यूल में आ गए फॉर्म्स, कि अगर किसी को समन भेजना है, कोर्ट ने कहना है इस तारीख को आपको मेरी कोर्ट में पेश होना है, तो फॉर्म नंबर 1 लगेगा। अगर पुलिस को ऑर्डर करना है कोर्ट ने कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, अरेस्ट करके लेके आओ, तो क्या लिख रहा है, वो है फॉर्म नंबर 2। मैं शक्ल दिखाता हूँ सबकी। तो ये सब फॉर्म्स हैं, ये देखिए, दीज आर ऑल फॉर्म्स। क्लियर? ओके। और फिर ये 56 फॉर्म्स है, 56 फॉर्म्स है। और फिर आ जाता है आपका सेक्शंस। ये आ गया प्रियम्बल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट क्या हो रहा है, ठीक है, यानी इकट्ठा किया। कंसोलिडेशन क्या होता है, कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से, डिफरेंट लॉ से इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, इसीलिए इसको कोड कहते हैं। एन एक्ट टू अमेंड द लॉ, जो ओल्ड लॉज थे, पहले तो होता क्या था, हिंदुओं का जो प्रोसीजरल था वो डिफरेंट था, मुस्लिम्स का डिफरेंट था। ठीक है, जब तक तो सिर्फ हिंदुओं को ही राज भारत में था, दिक्कत नहीं थी। फिर जब इस्लामिक लॉ आया तब ये डिफरेंस आया। अब किसी ने क्राइम किया, उसके ऊपर हिंदू प्रोसीजर चलेगा या मुस्लिम प्रोसीजर,
ठीक है। तो वो धीरे धीरे पूरा भारत मुस्लिम प्रोसीजर की तरफ चला गया, मगर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आया और फिर ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर राज किया। अब इन्होंने दोनों को रिकॉग्नाइज कर लिया, हिंदू प्रिंसिपल्स को भी, मुस्लिम प्रिंसिपल्स को भी, पर जरूरत महसूस हुई एक सेक्युलर लॉ बनाए जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। तभी लॉ बना था 1888 का। मैं वर्ड्स पढ़ के बता रहा हूं मैं। There was at first no uniform law of criminal procedure for the whole of India. पूरे भारत के लिए एक ही प्रोसीजर लॉ पहले था ही नहीं। इट वॉज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1882, पहले 1882 का लॉ आया, ठीक है, विच गेव फॉर द फर्स्ट टाइम सच अ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर। फिर उसके बाद चेंजेस आते गए। इट वॉज सप्लांटेड बाय द कोड ऑफ 1898। पहले आया 1882 का एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, फिर उसके बाद चेंज करके आया 1898 का, ठीक है जी। और ये लंबे समय तक यही चलता रहा। इसके अंदर अमेंडमेंट्स तो आई कुछ बड़ी बड़ी, जैसे कि 1923 और 1955। ये वाला जो कोड था 1898 का लंबे पीरियड तक तो अनचेंज्ड रहा। फिर अमेंडमेंट्स आई थी 1923 की, 1923 की और 1955 की, और फिर उसके बाद 41st रिपोर्ट आई। ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ, समझो। सबसे पहली स्टेज क्या थी? नो यूनिफॉर्म लॉ। सबसे पहली स्टेज क्या थी? नो यूनिफॉर्म लॉ। फिर उसका पहला लॉ कब बना? एक्ट बना एक, ठीक है, इन 1883। फिर उसके बाद क्या हुआ? लंबे समय तक यही चलता रहा, और फिर उसके बाद 1898 में आया, 1898 में एक्ट आया नया, और पुराना खत्म हो गया। ये भी लंबे समय तक चलता रहा। फिर इसमें दो बड़ी अमेंडमेंट्स आई। अमेंडमेंट एक आई 1923 में और दूसरी आई 1955 में। और फाइनली लॉ कमीशन ने स्टडी किया इस पूरे ओल्ड कोड को और कई रिकमेंडेशंस दी, कई सजेशंस दिए, और ये रिपोर्ट थी 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट। 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट। लॉ कमीशन बताता है कि भारत के प्रिवेलिंग लॉज में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। ये कब आई? ये 1969 में आई, और इसी की वजह से एक न्यू कोड आया, एक नया कोड सामने आया, और उसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। क्लियर?